नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस चार्ट की। ये चार्ट आपसे क्या कहना चाहता है, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? जी हाँ, ये कंपनी है SRM। अभी कुछ दिन पहले इनका IPO आया था और उसके बाद ये स्टॉक बढ़िया गेंस भी दिखा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर के लेवल पे प्रेशर आ गया और ये स्टॉक पिछले 4 दिनों से लगातार गिरावट दिखा रहा है। अगर हम चारों दिनों की गिरावट को कैलकुलेट करें तो 5% के आसपास की गिरावट इस दिन आई थी, उसके अगले दिन फिर से 5%, उसके अगले दिन फिर से 5%, 15% की ये गिरावट आ चुकी है। और जो ऊपर के लेवल से अगर हम देखें ये वाली रेड कैंडल, तो इसने जो भी प्रॉफिट हुआ था उस दिन वो सारा प्रॉफिट गिव अप कर दिया था। ठीक है, ऊपर से सिर्फ 2% ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ था, लेकिन अगर आप हाई देखोगे तो 248 लगभग 250 का इसने मारा है। अब इस स्टॉक का फेयर प्राइस क्या है एनालिसिस करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास SRM का स्टॉक है या IPO आपको मिला था और अगर आप खरीदना चाहते हो तो क्या चीज़ें देख करके एक कंपनी में आपको एंट्री लेनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। वीडियो लंबी रहेगी, इसीलिए इत्मीनान से देखिएगा, शांति से दिमाग लगा करके। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। SRM 206 पे खड़ा है। अगर मैं IPO प्राइस की बात करूँ तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हो, हम ज़ेरोधा की वेबसाइट पे हैं। 210 रुपये पे आपको ये स्टॉक आराम से मिल रहा था IPO में अप्लाई करने के बाद। आराम से तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है ना, वो देख करके आप दंग रह जाओगे। जी हाँ, दंग रह जाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बताना चाहेंगे। ये जो कंपनी है ये ऐसे सेगमेंट में डील करती है ना जहाँ पर सरकार का बहुत तगड़ा वाला फोकस है। कितना तगड़ा फोकस है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले दिखा देते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जिससे कि आप कुछ एक अनुमान लगा पाओ कि इस कंपनी में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था लोगों का। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि यार रिटेल इन्वेस्टर क्या किया। लेकिन अगर आप NIIs को देखोगे तो 10 लाख के ऊपर वाली बिड 220 गुना भरी थी, 203 गुना भरी थी 10 लाख के नीचे वाली बिड। ठीक है, NIIs की बात हो रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स 214 गुना सब्सक्राइब किए थे यहाँ पर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन 60 गुना और रिटेल इन्वेस्टर 46 गुना। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 86 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था, यानी कि एक लॉट के लिए 86 लोगों ने अप्लाई किया था। एक लॉट के लिए 86 लोगों ने अप्लाई किया था। मैंने भी पूछा था ना क्या कर रहे हो आप इसके साथ, और जिनके भी साथ ये फील आ रहा है कि भैया हमारे साथ गड़बड़ हो गया, तो यार आप बेसिक सा रूल भूल गए। फिजिक्स वाला रूल आप अगर भूलोगे तो फिजिक्स आपको चोट दे देता है, ग्रेविटेशन भूलोगे तो गिर पड़ोगे। लेकिन मार्केट में हम सब रूल भूल जाते हैं, हमको लगता है कि हम साणे बन जाते हैं ना कि यार मार्केट क्या ही करेगी, वो ऊपर तो आएगी ही, ऊपर तो आना ही है। हमको लगता है ऊपर तो आना ही है, लेकिन जब एक एक दिन ऐसे बीतता जाता है तब हमारी टेंशन बढ़ती हुई हमारे सामने दिखाई देती है। तो मतलब वो चीज़ें हैंडल करना आसान नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रूल क्या है। रूल ये है कि इफ़ यू हैव अप्लाइड इन एन IPO, आप IPO में एंट्री कर गए, आपको IPO मिल गया और वहाँ पर कितना भी गुना सब्सक्रिप्शन हुआ हो, याद रखिएगा शेयर जितने लोगों को मिला है उतने लोग ही वहाँ पर सेल करने आएंगे ना। तो समझ लीजिए कि यहाँ अगर कोई बंदा इसको सेल कर रहा है तो इधर कोई खरीद रहा है, तो अब उतने लोगों का ही ट्रांजेक्शन यहाँ पर बचा। हाँ, जो लॉट साइज होती है, जैसे यहाँ पर 70 की थी, 70 शेयर्स की, वो कम हो जाती है, 35 हो जाती है, 30 हो जाती है, या एक शेयर पे भी ट्रांजैक्शन होने लगता है। उससे पहले सिर्फ 70 का होता था। समझ रहे हो ना, IPO जब मिलता है तो यहाँ पर अब सिंगल शेयर यानी कि जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसी कारण जो यहाँ पर लिक्विडिटी है वो भी बढ़ती है। लेकिन इसी कारण, ठीक है, कारण पे कारण जुड़ जाता है, इसी कारण यहाँ पर अगर कोई लेवल रेजिस्टेंस बन गया तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी दिखता है, और नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा वो आपको फिबोनाची से कैलकुलेट करना चाहिए। मैं फंडामेंटल पे भी चलूँगा, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ। 210 के नीचे है, यानी कि जितने भी लोग IPO पाए हैं उनका प्राइस एट रिस्क आ चुका है, उनके प्राइस के नीचे ये स्टॉक जा चुका है, उनको ये अब लॉस दिखा रहा है। क्या ये लॉस हमको देखना चाहिए? क्या ये लॉस हमको अच्छा लगना चाहिए? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बात आपको दिखाऊंगा। एक स्टॉक IRFC याद है, IPO आया था 26 रुपये पे, किस किस को याद है? और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। हाँ, खैर उस वक्त तो बहुत उड़न खटोला वीडियो हम बनाते थे। उड़न खटोला का मतलब एकदम जैसी आप लोग वीडियो चाहते हो बनेगा, मल्टी बैगर भाई 24 रुपये पे तो खरीदो इसको। ठीक है,
₹24 पे तो खरीदो इसको। यहाँ पर वीडियो बनाई थी क्या? नहीं, आप जाकर के देखना मैंने ₹24 पे इसको खरीदने के लिए क्यों बोला था। और भाई ये जो दिन होते हैं ना, ये वाले दिन, ये वाले दिन, ये बहुत तड़पाते हैं, समझ लो ना, ये संघर्ष वाले दिन होते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही चीज़ यहाँ रिपीट होगी, ठीक है, रिपीट होने के चांसेस हर जगह होते हैं। सो ये स्टॉक 24 से कहाँ चला गया, 180 का हाई मारा है और अभी 150 के आसपास खड़ा है। अब चलिए थोड़ा सा इनका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। मैं DRHP डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है एन एरर अकर्ड वाइल लोडिंग द PDF। तो चलिए यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जब आप डाउनलोड कर लोगे DRHP तो ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा DRHP। इसमें बहुत सारा डेटा होता है, आई होप आप उन सब डेटा को अच्छे से समझ सको। लेकिन जो ज़रूरी डेटा है वो मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, ये जिस सेगमेंट में डील करते हैं, जिस सेक्टर की ये कंपनी है, उस सेक्टर पे सरकार का भी काफ़ी फोकस होता है। उस फोकस को जानने के लिए हम आ चुके हैं एक डॉक्यूमेंट पे, जो कि बजट का डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पर आपको सेक्टर दिखाऊंगा। वो सेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। 2.78 लाख करोड़ रुपए इस वाले बजट में सरकार यहाँ पर खर्च करेगी। जी हाँ, ये कौन सा बजट है? 24-25 वाला ना। भले ही इंटरिम बजट है, लेकिन इतना अनुमान लगाया है सरकार ने खर्च करने का। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6.2 लाख करोड़। और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चे वाला सेगमेंट है सरकार का, यानी कि सरकार का जहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्चा होने वाला है, वो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। और ये क्या करते हैं? ये वहीं पर काम करते हैं। इवन रेलवे से भी ज़्यादा खर्चा वहाँ पर होता है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, होम अफेयर्स छोड़ दो, रूरल डेवलपमेंट छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई की तो बात ही नहीं हो रही है। खैर जाने दो, पढ़ाई लिखाई की बात बाद में होनी चाहिए। अभी तो बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की। 2.78 लाख करोड़। और ये सिर्फ 24-25 का डेटा छोड़ दीजिए, मैं आपको 23-24 का भी डेटा दिखा देना चाहता हूँ। वहाँ पर भी डिफेंस में सबसे ज़्यादा था 5.93 लाख करोड़, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2.70 लाख करोड़। और ये इससे ज़्यादा था 25%। देख रहे हैं कैसे बढ़ जाता है खर्चा यहाँ पर। और ये कंपनी भी भैया गजब फंडामेंटल्स, जिस तरीके से हम फंडामेंटल्स होने चाहिए किसी कंपनी के, उसी तरीके के हैं। तो भैया तकलीफ कहाँ से आ रही है वो हम समझेंगे, लेकिन पहले फंडामेंटल्स को समझते हैं। ये 21 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का डेटा है, 21-22-23। रेवेन्यू देखिए 160 करोड़, 260 करोड़, 300 करोड़ अप्रॉक्सीमेट मैंने डेटा बोला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का डेटा यहाँ पर है। 38 करोड़ रुपए कमाते हैं, 18 करोड़ नेट प्रॉफिट बचा ले जाते हैं। 32 करोड़ कमाते हैं, 17 करोड़ प्रॉफिट बच जाता है। 18 करोड़ कमाते हैं, 8 करोड़ प्रॉफिट यहाँ पर बच जाता है। वेटेज इन सब का कितना है? इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। यही होता है ना, ऐसे ही वेटेज दिया जाता है। ये आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में पता चलेगा, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में। वहाँ पर हम चलेंगे, सर्च करना आपको सिखा देंगे कैसे वहाँ पर पहुँचा जाता है। बाकी इस कंपनी की कुछ एक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो नेगेटिव फैक्टर भी है। नेगेटिव फैक्टर सबसे पहले तो ये जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन वाला है कि ये जो कंपनी है ये यहीं पर डील करती है और ये थोड़ा सा सेंसिटिव इलाका है। खैर 370 के बाद अभी ये सेंसिटिविटी काफ़ी कम हो गई है और इसी कारण इस कंपनी में इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी आया था। और जो इनकी डिपेंडेंसी है टॉप 10 क्लाइंट्स पे ही है। तो भैया देखो, स्मॉल कंपनी के लिए ये एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। और इसीलिए स्मॉल कंपनीज में लोग आपको कम पैसा लगाने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इतने ज़्यादा क्लाइंट्स तो पहले शुरुआत के दिनों में ही पा नहीं जाओगे। तो ये एक एंगल से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि 10 ही क्लाइंट्स पे आपको फोकस करना और वहाँ पर आपको तगड़ी ग्रोथ भी मिल सकती है परसेंटेज टर्म्स में। मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, किसी का कुछ चोचला, किसी का कुछ चोचला, समझ रहे हैं? तो भैया देसी बात ये है कि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू जो ये रिजल्ट हमारे सामने पेश किए हैं उस हिसाब से। लेकिन ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कंपनी अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या बता रही है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं और वहीं से हमको कुछ चीज़ें पता भी चलेंगी, जैसे कि इनका अन्य कंपनियों से कंपैरिजन करके भी हम देखेंगे। अभी तो हमने प्रॉफिट देख लिया और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमारे सामने खड़ी है। इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है? नहीं। हमने आईपीओ में अप्लाई किया, हमको आईपीओ मिल गया। अब हम थोड़ा सा वैल्यूएशन देखेंगे, अन्य कंपनियों से इनका कंपैरिजन भी करेंगे। उसके लिए डीआरएचपी हमने खोल लिया है और ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। इसमें बहुत सारा डेटा है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से फाइनेंशियल नॉलेज रखते हो और फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो भैया अंदर घुसो और चीज़ों को समझो। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं एक इनोसेंट इन्वेस्टर को जानने के लिए
यानी कि मुझे आपको जानने के लिए वो हम तुरंत जा कर के देख सकते हैं। कंट्रोल F लिखिए, उसके बाद लिख दीजिए क्वालिटेटिव, ठीक है। पूरी स्पेलिंग मत ही लिखो, कोई ज़रूरत नहीं, इतना लिख दोगे, क्वालिफिकेशन मत लिख देना, बस क्वाली लिख दो। तो 2-3 बार जब आप क्लिक करोगे क्वालिटेटिव लिख ही दो यार, चलो क्वालिटेटिव, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए लगभग तीसरे नंबर पे, बेसिस फॉर द इशू प्राइस। इशू प्राइस ऐसा क्यों आया हमारे सामने, ये हमको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने वेटेज की बात करी थी, तो इस वाले रिजल्ट का वेटेज है 1, इसका 2, इसका 3। वेटेज एवरेज प्राइस आपने सुना होगा, वही है। तो एवरेज EPS यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, 80 आ रहा है इनका, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 40 यहाँ पर, 85 यहाँ पर, 90 यहाँ पर। हम 40 भी छोड़ देते हैं, 90 भी छोड़ देते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं 60 का। उस पर भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये अन्य पीयर्स से काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। कैसे, ये कंपनी खुद ही हमको बता रही है, और प्राइस के हिसाब से जब आप कंपेयर करोगे आपको खुद ही डेटा पता चल जाएगा। कैसे, तो भैया देखो ऐसे कि इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32 का है, ये हाईएस्ट है 32 का, लोवेस्ट है 12 का, यानी कि 12 प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है अभी आपको समझा देते हैं, जो लोग हल्का सा भी एनालिसिस करते होंगे उनको तो पता ही होगा। इंडस्ट्री का एवरेज है 22 का, हम इसको 25 मान लेते हैं, तो भी आप अभी कंपेयर करके देखना, आपका दिल ना खुश हो जाए तो बताइएगा। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देख लीजिए, 30, 39, 29, गजब है ना। हाँ भाई, छोटी कंपनी है तो क्या ही करोगे। बाकी वेटेड एवरेज है 28 का अप्रॉक्सीमेटली, इसको आप 30 मान ही लो, ठीक है। इस पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और इनका कंपैरिजन करते हैं इनके पीयर्स के साथ। तो SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड हमारे सामने ये है, इनका CMP अभी हम 210 मान लेते हैं, 210 जिस पे ये इशू किए थे, अभी प्राइस तो उसके नीचे ही है, तो और सस्ता हमारे लिए हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर है इनका 90 अभी, ये लास्ट ईयर के प्राइस से कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि जो अर्निंग्स आई हैं हम दिखा रहे हैं आपको। पहले तो आप समझ लीजिए P होता क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो अर्निंग इनका 4 रुपये है, प्राइस इनका 146 रुपये है। मैं मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, मैन इंफ्रा सर्च कीजिए, इनका भी स्टॉक है। तो 4 रुपये ये कमाते हैं एक शेयर पे, तो 146 अपॉन जब आप 4.47 करोगे तो जो P रेशियो आएगा वो आएगा 32 का, यानी कि 32 गुणे 4 करोगे तो लगभग 32 गुणे 4.5 जब आप करोगे तो लगभग 146 आएगा। समझ गए। ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड 226 अपॉन 7 करोगे तो लगभग 30 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आएगा। और भी कंपनियां हैं भैया, और भी कंपनियां हैं, कौन कौन सी हैं नीचे आते हैं, ये खुद इनके DRHP में है, आप खुद जा करके पढ़ सकते हो। लिखिता इंफ्रा है, लिखिता इंफ्रा लिमिटेड 307 इनका प्राइस है, 15 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, ये लास्ट ईयर का ही डेटा है। तो 15 दूना 30 यानी कि 15 इंटू 20 300, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। 3 रुपये, ये 35 का प्राइस है, तो ये लगभग 12 रुपये 12 है इनका प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। नेटवर्थ भी आप देख सकते हो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इसका कंपैरिजन अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ P रेशियो देखते हैं। तो भाई एक कंपनी अगर हम 200 मान लें और वो 50 रुपये कमा रही है, कमा कितना रही है अभी वो कंपनी आपको बताई थी ना 80, 90, हम 50 मान लेते हैं तो 4 का P आता है, 4 का P, 25 मान लेते हैं तो 8 का P आता है। समझ रहे हैं ना। 12 रुपये मान लेते हैं तो लगभग 16 का P आता है। तो कंपनी कमा कितना रही है ऊपर खुद ही बताइए, ये थोड़ा सा ही ऊपर चलोगे तो खुद ही बताइए ये कितना कमा रही है। अर्निंग्स पर शेयर 90, यहाँ पर कितना लिखोगे 210, P देख रहे हो, सस्ता माल सस्ता माल सस्ता माल। अब ये सस्ता माल कोई खरीदना क्यों नहीं चाहता है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख करके तो सबके मन में लड्डू फूट रहा था। और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उनका डिस्कशन मैं अभी नहीं करूँगा, वो जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ वो कभी और आपको पता चलेगा। अब आप कहोगे नहीं सर एनालिसिस में नेगेटिव चीज़ें भी बताई जाती हैं, तो भैया ज़ीरोधा वाले उसमें आपको नेगेटिव चीज़ें जो बताई ना, आपको उस पर फोकस करना है कि क्या आप छोटी कंपनी में रिस्क लेने के लिए तैयार हो, और छोटी कंपनी में बड़े दिल वाले रिस्क लेते हैं। ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, याद रखिएगा। शुरुआत में आपको कुछ डिस्क्लेमर लिख के आया होगा, अंत में भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेकर के किसी भी स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है, चाहे IPO हो चाहे कुछ भी हो। उसके बाद छोटी कंपनी में घुसना है तो बड़ा दिल आपके पास होना चाहिए फ्लक्चुएशन देखने का। लोग
ऊब जाते हैं LIC जैसे स्टॉक से, जब वो 900 से गिरता हुआ 550 पे आ जाता है। भले वो वहाँ से डबल हो जाए, लेकिन उबते हैं लोग और समय लेते हैं, स्टॉक्स समय लेते हैं, क्योंकि जो छोटी मछलियाँ हैं हमारे और आपके जैसी, जिनके पास बस छोटा पैसा है, मतलब 100-200 करोड़ मजाक कर रहा हूँ, 10-20 करोड़ छोड़ो, और बड़ा मजाक कर दिया, 1-2 करोड़, चलो इतना मान लो यार, 1-2 करोड़ तो सब कमाई लोगे मजाक कर रहा हूँ। अभी भी जो भी मतलब हम आप जैसे लोग जो हैं, इनको एग्जिट कराया जाता है ऐसे स्टॉक से। तो क्या मैं इस स्टॉक का फ़ैन हूँ? क्या मैं SRM में आपको एंट्री लेने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाकर के खुद इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो, इनके ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को पढ़ो, इनका फंडामेंटल एनालिसिस देखो, इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखो, और चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्या इस स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी है। हैप्पीएस्ट माइंड्स याद है आपको? सिगाची याद है? IRFC याद है? उसी तर्ज पे एक और स्टॉक का एनालिसिस आपके सामने है, उसका नाम है SRM। किसी भी एंट्री को अगर आप अपना एग्जीक्यूशन मानते हो, मतलब कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, एंट्री ले रहे हो इस स्टॉक में, तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार। जो छोटा मोटा एनालिसिस था वो मैंने आपके लिए कर दिया, और ये जो बजट वाला डॉक्यूमेंट है ये वाला, ये आप सबको पढ़ना चाहिए। अभी ये तो फाइनल ईयर का था। यहाँ पर कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, ये मैं पहले भी देखता आया हूँ, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि छोटे से डॉक्यूमेंट में आप कहोगे इसको मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे। देखिए, सरकार पैसा कमाती कहाँ से? इनकम टैक्स से, जो हम आप भरते हैं, उधार ले लेती है। अच्छा, आपको पता है कैपिटल सरकार कहाँ से जुटाती है और सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आता है? ये दो चीज़ें कमाल की हैं। कैपिटल मतलब पैसा, सरकार जो बोरोइंग्स करती है ना, ये कैपिटल गेन होता है सरकार का। और जो भी कैपिटल गेन होता है, मतलब जो सरकार कैपिटल जुटाती है उधार लेकर के, बॉन्ड्स बेच करके, मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं, वो एक सरकार के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि सरकार को ब्याज सहित वो लौटाना भी होता है। लेकिन जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू जैसे कि ये इनकम टैक्स रेवेन्यू हो गया सरकार का, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे जगहों से रेवेन्यू आता है, फाइन्स वगैरह से। और बताऊं सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आता है? बताऊं कहाँ से आता है? जो पब्लिक कंपनियां हैं, यानी कि सरकारी PSUs जिनको बोलते हैं, पब्लिक नहीं PSUs, वो जो प्रॉफिट कमाती हैं वो सरकार का रेवेन्यू होता है, डिविडेंड। समझ रहे हैं? तो जो सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो सरकार के लिए कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करता, और जो कैपिटल रिसिप्ट होता है लायबिलिटी क्रिएट करता है। ये सब बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस डेटा को अच्छे से समझ पाओगे। एक्साइज ड्यूटी से सरकार कमाती है, कॉर्पोरेट टैक्स से कमाती है, GST से 18%, कस्टम्स GST 18% लगभग हर जगह लगती है, और 18% सरकार कमाती भी है, गजब है। कस्टम से 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 1%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 7%। और खर्चा कहाँ करती है सरकार, वो देखते हैं। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है। बाकी स्टॉक के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। हाँ, मैं क्या करूँगा अभी आपको चलते चलते बता देता हूँ। और भी एनालिसिस DRHP में किया जा सकता है। पेंशन में सरकार 4% देती है, अदर एक्सपेंडिचर में 9%, अदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अब यहाँ पर डिस्कशन नहीं बनता है। स्टेट्स को दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट 20% लगभग पैसा, फाइनेंस कमीशन को देती है 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्योरली अपनी तरफ से चलाती है, वहाँ पर 16% खर्च होता है। डिफेंस में 8%। सोच लो भाई साहब, 8 रुपया तुम्हारा डिफेंस में ही चला जाता है। सब्सिडीज़ में 6%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%। अब इसमें और इसमें अंतर होता है, वो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा खुद खर्च करती है, यहाँ पर सरकार कुछ हिस्सा खर्च करती है, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हो सकता है कि कुछ अदर NGOs वगैरह। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कम्प्लीटली, मतलब ज़्यादा अंग्रेजी हो गई। मतलब ज़्यादातर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, कुछ केसेस में शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि यार इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ मैं। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसे समझो कि यहाँ पर कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ हिस्सा स्टेट या अदर लोग भी दे सकते हैं। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है एग्जैक्ट जानकारी रखने में। तो बाकी इंटरेस्ट पेमेंट देख रहे हैं, सरकार बोरोइंग्स करती है, उधार लेती है, और इंटरेस्ट पेमेंट में 20% पैसा खर्च करती है, जो कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और भी चीज़ें हैं वो आप देख ही सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज़रूरी डेटा था स्टॉक के बारे में वो ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे हम 3 लाख करोड़ लगभग खर्च कर रहे हैं और इस स्टॉक को उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। अब इस स्टॉक में आपको करना क्या चाहिए और टेक्निकली मैं कुछ अब बातें आपको बता देता हूँ। देखो, एक प्राइस है यहाँ पर 191, इस पर आपको फोकस करना है और ये प्योरली टेक्निकल प्राइस है। अब वहाँ पर स्टॉक जाएगा या उसके नीचे जाएगा वो मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता आपको? उसका कारण ये है भैया कि ये स्टॉक स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप इतना स्मॉल कैप है कि यहाँ पर 5% की पहले दिन से ही लिमिट है। आईपीओज में आप देखो लिमिट कैसी होती है इनमें, क्योंकि छोटा है, शायद 250 करोड़ से छोटे आईपीओज में जो रूल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। सो क्या है कि भैया 5% की यहाँ पर लिमिट है और 5% ये लगातार गिर रहे हैं। और जिन लोगों का प्राइस एट रिस्क है, होता है ना कि लोग सोचते हैं यार 210 से नीचे थोड़ी जाएगा। अब वहाँ पर जो लोग एंट्री लिए हैं 210 इसके लिए खुद ही एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पर HNIs किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और ये जो नया रिजल्ट पेश करें, जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा अब उसको देख करके हम बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। जिनको फ्रेश बाइंग करनी है टेक्निकली, अभी यहाँ पर कुछ खास ऐसा चार्ट बन नहीं गया है कि आप टेक्निकली कुछ कर लोगे। और छोटे स्टॉक में टेक्निकली आप अगर एंट्री लेते भी हो तो कुछ खास आपको मतलब एडवांटेज दिखता नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान इतना आपको रखना है कि भैया आप जो भी करो सोच समझ के करो। ये वीडियो लंबी हो गई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बातें मैंने करी इसी तरीके से आप अपने स्टॉक को तोड़ा मरोड़ा करो। क्योंकि बीइंग मतलब कि हिंदी बोलता हूँ तो एक आम इन्वेस्टर, एक आम निवेशक होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी है कि जितनी भी जानकारी आपके पास है आप उसका बेस्ट आउटपुट निकालो। दैट्स इट। आप सारी जानकारी आप DRHP में घुसोगे तो ऐसी ऐसी बातें कंपनियां लिखती हैं, ऐसे भी लिखवाती है कि भाई हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। मुझे तो अंग्रेजी पल्ले नहीं पड़ती। हाँ नहीं पड़ती भाई, अंग्रेजी नहीं आती यार समझ रहे हैं, अंग्रेजी पल्ले नहीं पड़ती। अब आप कहोगे कि आपके नहीं पड़ती तो हमारी कैसे पड़ेगी? तो भैया जो ज़रूरी है उस पर फोकस करो। तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स में देखो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ रोड्स, टनल्स, स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क्स इन द डिफरेंट टेरेन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छी बात है, ये प्लस फैक्टर होता है, कंपनी खुद ही भी बता रही है। और मैंने शुरुआत में यही चीज़ सर्च कराई थी ना आपको, क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या है कंपनी के। एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है इनका। सेलेक्टिंग एंड क्लस्टरिंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ JNK एंड लद्दाख। कंटिन्यूअस फोकस ऑन इक्विपमेंट ओनरशिप, मतलब ये नई चीज़ों पे कैपेक्स भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये तो हमने देखा भाई साहब, गजब है परफॉर्मेंस। इन हाउस इंटीग्रेटेड मॉडल है। हाँ ये तो होना ही चाहिए, मतलब इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी ये रख रहे हैं तो कमाल की बात है। एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। और जानकारी चाहिए तो 167 नंबर पेज पे जाइए, वहाँ पर ये आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अन्य चीज़ें हमने देखी, जो ज़रूरी थी वो डेटा मैंने आपको जो ज़रूरी था वो डेटा मैंने आपको समझा दिया। अन्य चीज़ें आप अपने हिसाब से चेक कीजिएगा। एंट्री लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्योरली लेवल्स देखूंगा फिबोनाची के, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा है नहीं। रिजल्ट भी एनालाइज करूंगा, उसके बाद एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। जिनके पास IPO आया था उनके लिए पहला रूल यही कि IPO मिला, प्रॉफिट दिया, एग्जिट मारो। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों में पॉजिटिविटी देखना चाहते हो तो देखो यार, छोटी कंपनी है, रिस्क तो बना रहेगा ही। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो मार्केट में क्यों हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रिस्क ले लो यहाँ पर पूरा पैसा डाल के, नहीं। छोटी कंपनी है तो देखो ना आप कितना पैसा यहाँ पर डाल सकते हो। रूल मत भूल जाना जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। कुछ पैसा डेट में होना चाहिए, कुछ इक्विटी में। इक्विटी में कुछ लार्ज कैप, कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप, कुछ माइक्रो कैप, ऐसे करा करो। नहीं तो फिर सारा पैसा डाल करके सर पे हाथ रख के बैठे होगे 210 आजा आजा मिंडी, आजा मिंडी, आजा मिंडी, ऐसे होता नहीं है, ठीक। तो यार अभी के लिए इतना ही। कुछ सवाल सुझाव बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ छूट गया है तो मैं उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दूंगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।